क्लास 10। बच्चों जैसा कि मैं आपको हिंदी पद में आपको पाठ 11 केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित नदी चैप्टर की व्याख्या मैं आपको समझा रही थी। बच्चों आज मैं आपको उसके आगे की व्याख्या समझाऊंगी। बच्चों दिनांक की आपकी 18/1/2022 कक्षा 10 हिंदी, विषय है आपका हिंदी, पद में पाठ 11 केदारनाथ सिंह द्वारा रचित नदी। ऐसे 2 का पीडी नंबर आपका है 6 और 7। पीडी नंबर आपका 6 और 7 है। तो बच्चों मैंने आधी व्याख्या आपको समझाई थी, उसके आगे की व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। उसके आगे था कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे। चुप। तो इसका है यहाँ पर नदी की गतिशीलता का वर्णन किया गया है। जो केदारनाथ सिंह है वो कहते हैं कि यहाँ पर नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि मानो जो नदी है वो विभिन्न स्थलों के विभिन्न स्थानों के बीच से अनवरत गति से यानी बिना रुके हुए प्रवाहित होती रहती है। वह किसी न किसी रूप में हमारे घरों में भी विद्यमान रहती है, यानी कि वह किसी न किसी रूप में हमारे घरों में भी प्रवाहित होती रहती है और हमें सुख और आनंद की अनुभूति कराती रहती है। उसके आगे है किसी चटाई या फूलदान के नीचे। कवि कहता है कि इसके बहने की ध्वनि हम किसी चटाई या फूलदान में भी सुनाई पड़ सकती है और इसका हम जो इसकी बहने की ध्वनि है, उसकी जो आवाज़ है, उसको हम मन ही मन में अनुभव भी कर लेते हैं। ऐसे ये कहने का प्राय कि नदी और व्यक्ति का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा संबंध है, यानी कि अटूट संबंध पहले से भी है और इस समय भी है और भविष्य में भी नदी और मनुष्य का जो अटूट संबंध है वह हमेशा ही बना रहेगा। उसके बाद कवि कहता है कि जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना, कहीं आस पास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब यानी कि जब आप यदि इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि नदी का आपके हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहती है, तो इसके संतुष्ट नहीं है इस बात से, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप रात में जब सारा शहर सो जाए, सारी चराचर प्रकृति जो है वो शांत हो जाए, मनुष्य जीव जंतु जो हैं सबके क्रियाकलाप बंद हो जाए, तो उस समय आप कान लगाकर अपने दरवाजे के किवाड़ का कान लगाकर आप सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि नदी की प्रवाहित होने वाली मधुर ध्वनि आपको सुनाई देगी। यानी जब प्रकृति के जब प्रकृति चराचर प्रकृति शांत रूप में हो जाए, मनुष्य जीव जंतु सबके क्रियाकलाप बंद हो जाएं और रात्रि गहरी अंधकार में डूब जाए, उस समय आप अपने दरवाजे के किवाड़ पे कान लगाकर इस नदी की प्रवाहित होने वाली ध्वनि को सुन सकते हैं। और इससे मधुर होने वाली ध्वनि एक मादा मगरमच्छ की दर्द युक्त प्रहार जैसी आपको प्रतीत होगी। यानी कहने का प्राय ये है कि जो नदी है वह हमेशा आपके आसपास विद्यमान रहती है। बच्चों इसमें आपका जो भाषा है वह खड़ी बोली है, शैली आपकी प्रतीकात्मक है, संत तुकांत और तुकांत है और आपका जो अनुप्रास अलंकार है, साथ ही आपका पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। बस इसके बाद इसका आता है व्याकरण प्रश्न। व्याकरण प्रश्न में पहला प्रश्न है पंक्तियों में अलंकार बताना है।
पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहले अगर ले लो साथ या चलती चली जाएगी, पहली लाइन है अगर साथ ले लो तो वह चलती चली जाएगी, कहीं भी यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ला, चा और का वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। व्याख्या करने के बाद आप इसको भी अपने प्रिय काव्य में करेंगे। आपका चुपके से में इसमें भी का चा में चा की आवृत्ति बहुत बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद प्रश्न 2 है संधि विशेष कीजिए और संधि का नाम। प्रश्न 2 है, यहाँ पर हमें संधि विशेष करना है, नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। पहला यहाँ पर सोमेश्वर, चंद्रालस, अनासक्ति, निष्कलंक, और आपका है नभाधिराज। तो सोमेश्वर में आप संधि करेंगे तो बनेगा सोम प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर आ प्लस ए है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऋण संधि। यहाँ पर ऋण संधि है। तन्नालस का बनेगा तन प्लस आलस। आलस यहाँ पर आपका ये संधि है। अनासक्ति में आपका बनेगा अन प्लस आसक्ति, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है। निष्कलंक में आपका बनेगा ने प्लस कलंक। इसमें आपकी विसर्ग संधि है। नभाधिराज में आपकी नभ प्लस अधिराज है। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। उसके बाद है आपका हर्ष, हर्षा तिरे, रविंद्र, और उसके बाद है आपका आत्याने। आत्याने, तो इसमें आपका हर्ष प्लस अतिरेक बनेगा। आपका हर्ष अतिरेक यानी आ हर्ष आ प्लस आ, तो इसमें आपका आ जाएगा दीर्घ संधि।
रविन्द्र में बनेगा आपका रवि प्लस इन। इसमें आपकी धूम संधि है। हत्या धनुष में आप बनेगा हत्ती प्लस आदि। इसमें ई प्लस आ है, ई प्लस आ होता है वहां पर आपके यन संधि, तो यहाँ पर आपकी होगी यन संधि। उसके बाद है आपका निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ, उन्हें उनके मूल शब्दों से अलग करके लिखिए। यानी जो शब्द दिए हुए हैं उनका हमें उपसर्ग अलग करना है। जैसे यहाँ पर उपसर्ग अलग करना है, जैसे आपका अधिनियम। आपका ये प्रश्न 3 है, आंसर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, उन्हें उनके मूल शब्दों से अलग करके लिखिए। तो अधि में आपका उपसर्ग है, अधि आपका उपसर्ग है। अत्याचार में आपका अति उपसर्ग है और मूल शब्द है अत्याचार। ये आपके मूल शब्द है, ये आपके उपसर्ग है। इसी तरह आपका है उदाहरण, इसका उपसर्ग है उदाहरण। तो इसी तरह बच्चों आपका बनेगा अभिव्यक्ति में अभि उपसर्ग है, अभिव्यक्ति मूल शब्द है। उपन्यास में उपसर्ग है, न्यास आपका मूल शब्द है। उपाध्यक्ष में उपसर्ग है, अध्यक्ष मूल शब्द है। उपनिर्वाचन में उपसर्ग है, निर्वाचन मूल शब्द है। निर्विमान, निर आपका उपसर्ग है, अभिमान मूल शब्द है। निरपराध में निर आपका उपसर्ग है, अपराध आपका मूल शब्द है। दुष्प्रयोग में दु आपका उपसर्ग है, प्रयोग मूल शब्द है। व्याख्या भी उपसर्ग है, व्याख्या आपकी मूल शब्द है। समाधान में सम आपका उपसर्ग है, धान आपका मूल शब्द है। सुविख्यात में सु आपका उपसर्ग है, विख्यात आपका मूल शब्द है। समाचार में सम आपका उपसर्ग है, चार आपका मूल शब्द है। सुस्वागत में सु आपका उपसर्ग है, आगत आपका मूल शब्द है। इसी तरह व्याकरण में भी आपका उपसर्ग है, व्याकरण, व्याकरण आपका व्या आपका उपसर्ग है, करण आपका मूल शब्द। बच्चों ये थे आपका नदी पाठ का व्याख्या और इसका व्याकरण पर, जिसको आपको क्लास बोर्ड में करके सेंड करना है। नमस्कार।